Just we can start for that. Model question paper number 2. Okay. And part 4. And that is the last part. Okay. तो स्टे कनेक्टेड और देखो कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। मैं कोई 200-300 क्वेश्चन नहीं करवाती हूँ आपको एक पेपर में, बट हाँ हम 5,000 से ऊपर क्वेश्चन ज़रूर एक पेपर में जो है डिस्कस करते हैं, है ना। मतलब सब क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस तो सिर्फ 100 ही होते हैं, 100 से ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा। और मैं बोलूँगी कि टाइम है तो मैं जो बोलती हूँ ना रैशनल इम्पोर्टेंट, वो भी आप लिखिए और क्वेश्चन आंसर्स भी लिखिए, काम में आएगा बहुत ज़्यादा। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ रोज़ जो है इसका रिवीजन कीजिए हाई स्पीड पे। एक बार शांति से देखिए, फिर 1.25 की स्पीड से इसका हाई रिवीजन रोज़ कीजिए। रियली इज़ बेनिफिशियल और इससे आप खुद भी बहुत कुछ सीख पाएंगे, किसी को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप दे पाएंगे और वो भी विद कॉन्फिडेंस कि मैं सही ही बोल रही हूँ, ठीक है। दैट इज़ वन इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, तो हम स्टार्ट करें आज का सेशन और ये 4th लास्ट पार्ट है, ओके, सेकंड पेपर का आपका। और दूसरी बात ये कि जो भी लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर को देख रहे हैं, वीडियो को जो है वो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो सी ऑफ दैट कि फर्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज कैरिंग फॉर अ पेशेंट विथ संगस्टिकन ब्लैक मोरे ट्यूब। ओके, कौन सी यहाँ पे भी ट्यूब डाली हुई है कि संगस्टिकन ब्लैक मोरे ट्यूब यहाँ पे डाली हुई है। इन प्लेस फॉलोइंग वायरेजियल ब्लीडिंग, और जिस पेशेंट को क्या है तो वायरेजियल ब्लीडिंग यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है। द नर्स चेक्स फॉर साइंस ऑफ इसोफेजियल नेक्रोसिस। नर्स देख रही है कि यहाँ पे तो इसोफेजियल नेक्रोसिस के साइंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। Which of the following would be a sign of esophageal necrosis? Okay, this situation कि the nurse checks for signs of esophageal necrosis. नर्स ने देखा कि सैगस्टिकन ब्लैक मोरे ट्यूब लगाई है वेराइसियल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, पर यहाँ पे साइंस ऑफ इसोफेजियल नेक्रोसिस देखने को मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए साइन ऑफ इसोफेजियल नेक्रोसिस। यहाँ पे ऐसी तो कौन सी साइन है जो इसोफेजियल नेक्रोसिस को दिखा रही है इन अ पेशेंट विथ अ सैंगस्टिकन ब्लैक मोरे ट्यूब, की जिस पेशेंट को आपने सैंगस्टिकन ब्लैक मोरे ट्यूब डाला हुआ है ना, उसको इसोफेजियल नेक्रोसिस के साइन दिखा रहा है। वैसा कौन है? डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर दिखा रहा है, कि फिर इंक्रीज्ड गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, फीवर एंड नेक स्वेलिंग हो जाना, पेन एट द इंसर्शन साइड। तो क्या होता है, नेक्रोसिस कौन दिखाएगा? ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाना, ये नहीं दिखा था। इंक्रीज द गैस्ट्रिक डिस्टेंशन भी नहीं दिखा था। पेन एट द इंसर्शन साइड वो नेक्रोसिस नहीं दिखा था, क्योंकि नेक्रोसिस से तो सारे सेंसेशन कम हो जाएंगे, ठीक है। फीवर एंड नेक का स्वेलिंग हो जाना, क्या आना? फीवर आना और नेक का स्वेलिंग दिखना, ये दिखाता है, क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी दिखेगा ना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और वो सब, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा कि सैंगस्टिकन ब्लैक मोरे ट्यूब जो वेरेसियल ब्लीडिंग के कंट्रोल के लिए आपने डाली, फिर आपको इसोफेजियल नेक्रोसिस दिख रहा है। तो इसोफेजियल नेक्रोसिस जो साइन है वो फीवर एंड नेक स्वेलिंग की वजह से जो है वो आप बता रहे हो, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट, एंड फीवर एंड नेक स्वेलिंग में इंडिकेट इसोफेजियल नेक्रोसिस। फीवर एंड नेक्रोसिस, नेक स्वेलिंग जो दिख रहा है वो ऐसा बता रहा है कि आपको इसोफेजियल नेक्रोसिस हो गया है, विच इज़ अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड बलून इन्फ्लेशन इन द इसोफेगस। वो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, और किसकी वजह से हुआ? क्योंकि आपने लंबे टाइम तक सैंगस्टिकन ब्लैक मोरे ट्यूब को वहाँ रखा और प्रोलॉन्ग्ड बलून का भी इन्फ्लेशन वहाँ पे रहा। इसकी वजह से फीवर एंड नेक स्वेलिंग हुआ, कि जो इंडिकेट करता है कि आपको इसोफेजियल नेक्रोसिस हो गया है, क्योंकि आपने लंबे टाइम तक उसको बलून के थ्रू ओपन रखा तो ब्लड और सब पहुँच नहीं पाया, साइनोसिस हुआ, फिर एकदम पेलनेस हो गया, फिर भी आपने ध्यान दिया तो अभी तो नेक्रोसिस सब कुछ डेथ हो गया है, वहाँ पे डेथ ऑफ द टिश्यू ब्लैकिश कलर दिखेगा, और इसकी वजह से फीवर एंड नेक स्वेलिंग दिख रहा है। और आपको उसके साइन एंड सिम्टम्स फीवर एंड नेक स्वेलिंग से ही ढूंढना है कि इसको इसोफेजियल नेक्रोसिस हो गया। आपने रखा था ज़्यादा टाइम तक, है ना, तो हो गया। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ द ट्यूब आर क्रूशियल टू प्रिवेंट फर्दर टिश्यू डैमेज। और आपको यहाँ पे फटाफट से डिसीजन ले लेना है कि मैं क्या करूँ, वरना और टिश्यू का डैमेज करेंगे आप। अगर आपको वो रोकना है तो फटाफट से डिसीजन ले लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो कि ये पेशेंट विथ अ सैंगस्टिकन ब्लैक मोरे ट्यूब, बराबर। एक पेशेंट है जिसको क्या है, सैंगस्टिकन ब्लैक मोरे ट्यूब जो है आपने लगाया हुआ इन प्लेस इज बीइंग मॉनिटर्ड फॉर कॉम्प्लिकेशन, और आप देख रहे हो वो प्लेस को कि वहाँ पे मॉनिटर कॉम्प्लिकेशंस आप कर रहे हो। द नर्स नोटिसेस
दैट द गैस्ट्रिक बलून इज़ नॉट इन्फ्लेटेड। नर्स ने देखा कि यहाँ पे तो गैस्ट्रिक बलून इन्फ्लाट ही नहीं किया था। दो बलून होते हैं, गैस्ट्रिक बलून और एसोफेजियल बलून। वॉट शुड द नर्स डू नेक्स्ट? तो यहाँ पे नर्स बाद में क्या करेगी? इन्फ्लैट द गैस्ट्रिक बलून टू द प्रिस्क्राइब्ड प्रेशर। प्रिस्क्राइब प्रेशर जितना बताया हुआ है उससे गैस्ट्रिक बलून को वो इन्फ्लैट करेंगी। नोटिफाई द फिजिशियन एंड रिक्वेस्ट री एवाल्यूएशन ऑफ द ट्यूब। फिजिशियन को नोटिफाई करेगी और रिक्वेस्ट करेगी कि आप री इवाल्यूएशन कीजिए ना ये ट्यूब का। इमीडिएटली रिमूव द सेंगस्टिकन ब्लैक मोरे ट्यूब। फटाफट से सेंगस्टिकन ब्लैक मोरे ट्यूब को निकाल देना है, या वेट फॉर द पेशेंट टू रिकवर बिफोर री इन्फ्लैटिंग द बलून, या फिर वेट करना है पेशेंट का रिकवर होने में बिफोर री इन्फ्लैटिंग द बलून, बराबर, बिफोर री इन्फ्लैटिंग द बलून से। तो आप क्या करोगे इसके अंदर कि ये तो गलत बात है कि सेंगस्टिकन ब्लैक मोरे ट्यूब आपने लगाई है, मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन कर रहे हो, तब आप नोटिस करते हो कि गैस्ट्रिक बलून को तो इन्फ्लैट ही नहीं किया। तो आप सबसे पहले नोटिफाई करोगे फिजिशियन को, उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉक्टर साहब प्लीज़ आप इसको रीइवैल्यूएशन कर दीजिए ना एक बार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्यों? देखो किसके लिए, इफ़ द गैस्ट्रिक बलून इज़ नॉट इन्फ्लेटेड, अगर गैस्ट्रिक बलून इन्फ्लेटेड नहीं किया है, इट में इंडिकेट एन इश्यू विद द ट्यूब प्लेसमेंट। तो एक इश्यू हो सकता है कि ट्यूब प्लेसमेंट बराबर है या नहीं उसका। द नर्स शुड नोटिफाई द फिजिशियन, नोटिफाई करेगी फिजिशियन को टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शन ऑफ द ट्यूब। आप देखिए ना ज़रा आके कि ट्यूब फंक्शन कर रही है कि नहीं प्रॉपर, एंड रीअसेस इट्स पोजीशन, और ट्यूब की पोजीशन भी देखिए ना ओके है कि नहीं, बराबर। एज फेल्योर टू इन्फ्लैट द बलून में लीड टू इनएडिक्वेट ब्लीडिंग कंट्रोल, और बलून जो है आपका फेल्योर हो गया है इन्फ्लैट होने से, तो बलून हमने क्यों किया था वहाँ पे? ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे हो सकता है कि अभी ब्लीडिंग हो भी सके और लीड टू इनएडिक्वेट ब्लीडिंग कंट्रोल भी ये क्रिएट करवा सकता है, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन देखने को मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो कि अ 45 ईयर ओल्ड मेल कम्स टू अ प्राइमरी केयर क्लिनिक, ठीक है। 45 ईयर ओल्ड मेल है, प्राइमरी केयर क्लिनिक में आते हैं फॉर रूटीन चेकअप करवाने के लिए। अलर्ट है 45 ईयर के ओल्ड मैन, इसीलिए तो आता है, वरना हम भी नहीं जाते, हम भी नहीं करवाते, हम तो भाग जाते हैं किसी का हमको ब्लड लेने का बोला हो तो। ड्यूरिंग द इंटरव्यू द नर्स आस्क अबाउट हिज अल्कोहल यूज़ एंड एडमिनिस्टर द केज क्वेश्चनर। और इंटरव्यू के दौरान नर्स उनको पूछती है कि आप कितना अल्कोहल लेते हो, और केज क्वेश्चनर करते हैं। केज क्वेश्चनर जो है वो अल्कोहल जो ड्रिंक करते हैं ना उसके लिए यूज़ होता है। द पेशेंट आंसर्स यस टू 2 क्वेश्चंस। हैव यू एवर फेल्ट यू शुड कट डाउन ऑन योर ड्रिंकिंग? आपको कभी भी ऐसा लगा कि आप जितना अल्कोहल ले रहे हो आप उसको जो है वो कम करो? एंड हैव यू एवर फेल्ट गिल्टी अबाउट योर ड्रिंकिंग? और आप जब पीते हो तो आपको ऐसा गिल्टी फील होता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन के आंसर सिर्फ आपको यस में देने हैं, ठीक है, यस या नो बस। व्हाट इज़ द लाइकली इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रिस्पॉन्स, बराबर। ये अगर रिस्पॉन्स आया तो आप क्या करोगे? द पेशेंट इज़ लाइकली नॉट एट रिस्क फॉर अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, द पेशेंट में हैव अ माइल्ड अल्कोहल यूज प्रॉब्लम, द पेशेंट इज़ एट हाई रिस्क ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस है इसको, या फिर द पेशेंट्स ड्रिंकिंग इज़ अनलाइकली टू अफेक्ट देयर हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं लाता अल्कोहल, आप पीजिए कोई बात नहीं। तो क्या आएगा इसके अंदर? क्या देखने को मिलेगा कि दोनों क्वेश्चन आपने पूछे ना, इसका आंसर पेशेंट यस में दे रहे हो तो आप क्या करोगे? आप पूछ रहे हो कि हैव यू एवर फील्ड यू शुड कट डाउन ऑन योर ड्रिंकिंग, आप सोच रहे हो कि आप कम करो, तो बोल रहे हैं हाँ मैं सोच रहा हूँ, और आपको गिल्टी भी फील होती है तो हाँ, ऐसे दोनों हाँ में आंसर देता है, मतलब वो अच्छा सोच रहा है। तो क्या आएगा? हम ऐसा बोलेंगे कि पेशेंट इज़ लाइकली नॉट एट रिस्क फॉर अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, इसकी वजह से ना, अभी ऐसा नहीं हुआ है। ये एक माइल्ड अल्कोहल यूज़ प्रॉब्लम है जिसको पेशेंट भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि कम कर दूँ, तो ये माइल्ड अल्कोहल यूज़ का प्रॉब्लम है, डिपेंडेंस का हाई रिस्क नहीं दिखा रहा है ना। हम ऐसा बोलेंगे कि कोई बात नहीं आपकी हेल्थ पे कोई असर नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है कि द पेशेंट में हैव अ माइल्ड अल्कोहल यूज़ प्रॉब्लम। आपको क्वेश्चन समझ आया? 45 ईयर का ओल्ड मेल पेशेंट था, प्राइमरी केयर क्लिनिक में आया अपना रूटीन चेकअप के लिए। नर्स उसको इंटरव्यू के दौरान पूछती है अल्कोहल यूज़ के रिलेटेड केज क्वेश्चनर के क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन जो केज के है उसमें से पेशेंट जो है वो क्या आंसर देता है? ए और जी का क्वेश्चन पूछा है। केज में CAGE का अलग अलग क्वेश्चन आता है, उसमें नर्स ने ए और जी का यूज़ करके क्वेश्चन पूछा है, बराबर। कि आपने कभी सोचा है बंद करने के लिए कम करने के लिए, या फिर आपने सोचा है कि आप जो आपको गिल्टी फील हो, तो दोनों का आंसर यस देता है। इसका मतलब वो ये बता रहा है कि हाँ मुझे माइल्ड उसको अल्कोहल का यूज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा।
है ना। चलो नेक्स्ट क्या है देखो कि द पेशेंट्स पॉजिटिव आंसर्स टू 2 ऑफ द 4 केज क्वेश्चन सजेस्ट पोटेंशियल अल्कोहल यूज प्रॉब्लम। ये आपको दिखा रहा है कि इसको पोटेंशियल अल्कोहल यूज प्रॉब्लम तो है ना, पर माइल्ड है। क्लियर। देन वाइल इट डजेंट इंडिकेट फुल ब्लॉन अल्कोहल डिपेंडेंस, वो यूँ नहीं दिखा रहा है कि उसको फुल अल्कोहल ब्लॉन डिपेंडेंस का कोई भी सिम्टम दिखाई दे रहा हो, ठीक है। और फिर इसको बता रहा है कि फर्दर इवैल्यूएशन इज़ नेसेसरी टू असेस फॉर सिवियरिटी, फर्दर इवैल्यूएशन करना चाहिए जो असेस है कि इसकी सिवियरिटी को चेक करने के लिए। और दूसरा आप यूँ भी बोल सकते हो इसके अंदर कि जो चीज़ें हैं ऑफ द इश्यू एंड द गाइड मैनेजमेंट। ओके, इश्यू को रोकने के लिए और इसको गाइड मैनेजमेंट अच्छे से गाइड करने के लिए भी ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे। ओके, हम पूरा केज क्वेश्चनर अगर देखने की कोशिश करें जो अल्कोहलिज्म स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, किसके लिए यूज़ होता है, अल्कोहलिज्म स्क्रीनिंग के लिए, तो उसके अंदर हमको जो है वो क्या देखने को मिलता है। तो आप देखिए कि जैसे हम देखें यहाँ पे कि सी फॉर द कंसर्न बाय द पर्सन दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बराबर, पर्सन को बताना है कि ये प्रॉब्लम है, आप अल्कोहल पी रहे हो उसमें, तो उसको हम पूछेंगे हैव यू एवर फेल्ट दैट यू शुड कट डाउन ऑन योर ड्रिंकिंग, आपने कभी सोचा है कि आप जितना पी रहे हो आप उसमें कुछ कम करो, कट डाउन, सी फॉर द कट डाउन क्वेश्चन। देन ऑप्शन ए apparent टू अदर्स दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, उसको बताना है apparent प्रॉब्लम है, तो उसको पूछेंगे हैव यू एवर बिकम एनॉयड बाई क्रिटिसिज्म ऑफ योर ड्रिंकिंग, आपको कभी गिल्टी फील, आपको कभी एनॉयड फीलिंग हुई है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, गुस्सा आया हो ऐसा कुछ। जी फॉर द ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज, हैव यू एवर फेल्ट गिल्टी अबाउट योर ड्रिंकिंग, आपको कभी गिल्टी फील हुआ है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सी के लिए हम कट डाउन, ए के लिए अनॉयड फीलिंग, जी के लिए गिल्टी फीलिंग एंड ई के लिए एविडेंस ऑफ डिपेंडेंस और टॉलरेंस देखेंगे कि हैव यू एवर हैड अ मॉर्निंग आई ओपनर टू गेट रिड ऑफ अ हैंगओवर, आपको ना उठते टाइम ही क्या करना पड़ता है, अल्कोहल पीना पड़ेगा वरना आप उठ ही नहीं पाओगे, बस आपको शुरुआत दिन की वहीं से करना पड़ेगा। तो आई ओपनर के लिए भी क्या आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे क्वेश्चन हम पूछेंगे केज क्वेश्चनर में अल्कोहलिज्म स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है। उसमें क्या आएगा, सी फॉर द कट, ए फॉर द अनॉयड फीलिंग, जी फॉर द गिल्टी फीलिंग एंड ई फॉर द आई ओपनर, ठीक है। तो ये रहेगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिखा रहा है, देखो कि नर्स इज कंडक्टिंग अ हेल्थ असेसमेंट फॉर अ 60-year-old फीमेल पेशेंट, नर्स हेल्थ असेसमेंट कर रही है, पेशेंट 60-year-old फीमेल पेशेंट है। द नर्स आस्क द केज क्वेश्चनर, अब इसको भी फीमेल को भी पूछ रही है केज क्वेश्चन कि जो भी अल्कोहल पीती होगी, है ना, तभी तो पूछा है केज के क्वेश्चन। एंड द पेशेंट आंसर्स यस टू ऑल 4 क्वेश्चन, और फोर क्वेश्चन के आंसर ये फीमेल तो हाँ देती है कि सी फॉर द कट, आपने कभी सोचा है आप कट करोगे, हाँ मैं सोच रही हूँ। ए फॉर द एनॉयड फीलिंग आती है, हाँ आती है। जी फॉर द गिल्टी फीलिंग आती है, हाँ आती है। और फिर आपको क्या बोल रहे हैं, आई ओपनर के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ी, हाँ पड़ती है, वरना मैं तो सोचो कि 60 ईयर के पेशेंट भी केज वाले क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हाँ में दे रही है, तो व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक नेक्स्ट, तो नर्स नेक्स्ट क्या एक्शन यहाँ पे लेगी, एडवाइज द पेशेंट टू क्विट ड्रिंकिंग इमीडिएटली, पेशेंट को बोलना है कि आप बंद कर दीजिएगा, क्विट कर दीजिएगा, अल्कोहल मत पीजिएगा। रेकमेंडेड अ सेल्फ हेल्प ग्रुप विदाउट फर्दर असेसमेंट, फर्दर असेसमेंट्स के पहले इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप दे दो, बराबर, कि जिन्होंने अल्कोहल छोड़ा, कैसे छोड़ा है उन्होंने, कितनी तकलीफ पड़ी, उनको क्या हुआ था, कैसे आप उसको हैंडल आउट करेंगे, वो ग्रुप का सौंप देंगे। रेफर द पेशेंट फॉर अ मोर कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, उसको रेफर करेंगे कि देखो कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन करवाओ, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर कितने हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स एंड कंटिन्यू विद द करंट प्लान, आप इसको डॉक्यूमेंट कर देंगे या और उसको करंट केयर प्लान में डाल देंगे, नहीं हम क्या करेंगे, पेशेंट ने तो चारों का आंसर सही दिया और पेशेंट ऊपर से एल्डरली वाला पेशेंट है, 60-year-old फीमेल पेशेंट है, उसने केज क्वेश्चनर के सारे के आंसर सही दिए, तो हम इसको जो है वो रेफर कर देंगे, ठीक है। रेफर द पेशेंट फॉर मोर कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, कि इसका और अच्छे से इवैल्यूएशन हो पाए अल्कोहल यूज डिसऑर्डर के लिए, क्योंकि ये तो पी रही है बहुत ज़्यादा अल्कोहल, बराबर, तो हम ऐसा करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि रेफर द पेशेंट फॉर अ मोर कॉम्प्रहेंसिव एवैल्यूएशन ऑफ अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, ठीक है। देन positive response to all 4 cage questions strongly indicates a high likelihood of alcohol disorder, चारों के चारों आंसर को
सही देना मतलब होता है कि लाइक्लीहुड इसको अल्कोहल यूज डिसऑर्डर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, स्ट्रांगली है। द नर्स शुड रेफर द पेशेंट फॉर अ डिटेल्ड असेसमेंट, इसको हम डिटेल्ड असेसमेंट के लिए रेफर करेंगे। एंड पॉसिबली एन इंटरवेंशन प्लान विच में इंक्लूड काउंसलिंग करवा सकते हैं हम, इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं हम, इसका एडिक्शन सर्विसेज भी करवा सकते हो, जिसके हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डाइसल्फाराम थेरापी दे दो पेशेंट को डाइसल्फाराम, बराबर। उसको बताना नहीं है कि मैंने आपको डाइसल्फाराम दिया है। जैसे ही पेशेंट जो है अल्कोहल ड्रिंक करेगा उसको लगेगा, उसको नोजिया वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएंगे और पेशेंट को ये फील होगा कि मुझे ये अल्कोहल अब सूटेबल नहीं होता है, मुझे अल्कोहल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अल्कोहल मज़े के लिए पीता है, ठीक है। और हमने उसको डाइसल्फाराम दे दिया है, उसको पता नहीं है, तो उसको नोजिया वॉमिटिंग होगा और वो क्या फील करेगा, मुझे वो अल्कोहल की वजह से ऐसा हो रहा है, मैं अल्कोहल को छोड़ दूंगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, एवर्जन थेरापी भी आप दे सकते हो, राइट। चलो, नशा मुक्ति केंद्र में जो जाते हैं ना उसको डाइसल्फाराम ही देते हैं। चलो, नेक्स्ट थिंग क्या है कि 65 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट्स विद चेस्ट पेन। अभी 65 ईयर का ओल्ड मेल आया जो एल्डरली है। एल्डरली पेशेंट को कंसिडर करते हैं ना 60 से ऊपर वाले को, तो उसको चेस्ट पेन हो रहा है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो रहा है। इस ECG, उसका जो ECG है ना, सोस ST एलिवेशन इन लीड्स V2 V3 एंड V4 V5, V2 V3 V5 V4 एंड V5, ये सब में उसका ST एलिवेशन आ रहा है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो इसमें मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जो है वो क्या हो सकता है, बराबर। तो 65 का पेशेंट ECG ST एलिवेशन V2 V3 V4 एंड V5 में क्या हो सकता है, अक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन स्टैमी, देन अक्यूट पेरिकार्डाइटिस, हार्ट का पेरिकार्डियम, हार्ट का आउटर लेयर पेरिकार्डियम में उसका इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है, हाइपरकैलेमिया, पोटाशियम का लेवल बढ़ गया है, पोटाशियम का नॉर्मल लेवल 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, इससे बढ़ जाना हाइपरकैलेमिया होता है। और आर्ट्रियल फिब्रिलेशन हो गया है, क्या हो गया, इसको क्या दिखा रहा है, यस यहाँ पे दिखा रहा है कि उसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, बराबर, जिसमें पेशेंट का एज ज़्यादा हो, पेशेंट का ST एलिवेशन हो, V2 V3 V4 V5 सारे लीड ST एलिवेशन बता रहे हो, तो पेशेंट को जो है क्या हो गया है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन दिखा रहा है एक्यूट। तो क्या आएगा, ST एलिवेशन इन कॉन्टीजियस लीड, कंटिन्यूसली सब लीड में ST एलिवेशन दिखना, स्पेशली इन द एंटीरियर लीड्स, स्पेशली इन द एंटीरियर लीड्स मतलब कि V2 से V5 इज सजेस्टिव ऑफ एन अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। दिस रिक्वायर्स इमीडिएट रिपरफ्यूजन थेरेपी, हमें फटाफट से रिपरफ्यूजन थेरेपी देनी पड़ेगी। रिपरफ्यूजन थेरेपी ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाईज को मेंटेन करने के लिए होती है। रिस्टोर द ब्लड फ्लो टू द अफेक्टेड मायोकार्डियल रीजन, और जो भी मायोकार्डियल रीजन इसमें अफेक्टेड हुआ है, कितने होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम, तो उसमें जो है अच्छे से ब्लड फ्लो हो पाए, इसके लिए हम ये करेंगे ट्रीटमेंट, ठीक है। चलो, रिफ्यूजन थेरेपी। अभी 60 ईयर ओल्ड फीमेल है, इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर सीवियर वेट लॉस। 60 ईयर ओल्ड फीमेल है और फीमेल के अंदर ये देखने को मिलता है कि वो जितनी भी पतली होगी उसको क्या लगेगा, मैं और पतली हो जाऊँ, बस 0 फिगर से भी और 0 फिगर, उसको संतोष ही नहीं होगा, बराबर। उसको लगेगा ना मैं और मोटी हूँ, और वो क्या करेगी कि चूज़ी हो जाएगी, मैं ना एप्पल ही खाऊंगी, बस एप्पल से ना वेट लॉस होता है, मैं सिर्फ एप्पल ही खाऊंगी, बस बात खत्म। और भूल से उसने ज़्यादा खा लिया ना, तो वो क्या करेंगी, मुंह में फिंगर डाल डाल के जो है वो क्या करेंगी कि वॉमिटिंग्स करने की कोशिश करेंगी, एनिमल लेके डायरिया करने की कोशिश करेंगी, ठीक है, ये सब करेंगी। ओके, तो अभी ना इसको क्या हो गया पता है, 16 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट को क्यों लाया हॉस्पिटल में, सीवियर वेट लॉस कर रही थी, इसका तो सीवियर वेट लॉस हो गया और साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो गया, क्योंकि सोचो कि वो चूजी हो गई है, वो सिर्फ एप्पल खाएगी तो बाकी सब न्यूट्रिएंट्स उसको मिलेंगे, एप्पल्स के अलावा वाले नहीं मिलेंगे। सी इज़ हाईली प्री ऑक्यूपाइड विद फूड एंड एक्सरसाइज एक्सेसिवली, वो बहुत ही कॉन्शियस है, मैं यही फूड खाऊंगी, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही है, बट डिनाइज फीलिंग एंग्री। बट जब हम उसको पूछते हैं ना, हंग्री, हम पूछते हैं कि तुमको भूख लगी है, तो बताती नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, बराबर, ऐसा बताती है। सी इज़ वेरी कंसर्न अबाउट गेनिंग वेट, उसको बहुत फिक्र है कहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ। डिस्पाइट हैविंग अ बॉडी मास इंडेक्स देखा, BMI उसका 16 आ रहा है, विच डायग्नोसिस इज मोस्ट लाइकली, तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, बराबर, तो क्या आएगा, बुलिमिया नर्वोजा हो गया, इसको एनोरेक्सिया नर्वोजा हो गया है, इसको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर हो गया है, या फिर यहाँ पे जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो हम देखेंगे, क्लियर। तो
देखो फिर से 16 ईयर फीमेल पेशेंट, हॉस्पिटल में एडमिट किया, सीवियर वेट लॉस हुआ, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो गया, हाईली प्रीऑक्यूपाइड है, फूड और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करती है। उसको पूछो कि तुझे भूख लगी है तो वो मना बोलती है कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। और उसका BMI जो है, उसको वेट बढ़ने से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, BMI सिर्फ उसका 16 आ रहा है, ठीक है। तो क्या डायग्नोसिस है, तो यहाँ पे जो है हमको दिखने को क्या मिल रहा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। कुछ खा ही नहीं रही है। बुलिमिया में तो क्या होगा, पहले बहुत सारा खाएगी, फिर उसको याद आएगा ओ माय गॉड मैं तो वेट लॉस कर रही थी, मैंने इतना ज़्यादा कैसे खा लिया, ठीक है। फिर वो वॉमिटिंग करेंगी और फिर वो क्या करेंगी, डायरिया करेगी और ऐसे अपना वेट लॉस करती है। तो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर वो होता है, बुलिमिया नर्वोसा जिसको बोलेंगे वो। और एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो वो खाती नहीं है, चूजी होती है, या फिर वो बहुत सारी एक्सरसाइज करती है, कॉन्शियस होती है, बढ़ने ही नहीं देती वेट को। और वेट नहीं बढ़ने की वजह से उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाता है क्योंकि वो चूजी है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये मेंटल ये बोल सकते हैं ईटिंग डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक के रिलेटेड है ना। देखो क्या बोला है कि द पेशेंट एग्जिबिट साइंस ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा इंक्लूडिंग सिवियर वेट लॉस, एक्सट्रीम प्रीऑक्यूपेशन विद द फूड, excessive exercise and intense fear of gaining weight despite being underweight, BMI of 16 इतना कम है फिर भी सोचे कि मैं मोटी हो जाऊंगी। These are hallmark symptoms of anorexia nervosa. और बुलिमिया नर्वोसा टिपिकली इन्वॉल्व बिंज ईटिंग। और बुलिमिया नर्वोसा में तो क्या होता है, बिंज ईटिंग, बहुत खाएगी, वॉमिटिंग करेंगी। बाय पर्जिंग बिहेवियर, पर्जिंग मतलब खाना, बहुत खाना, विच इज़ नॉट डिस्क्राइब इन दिस सिनारियो, ये सिनारियो में नहीं दिखा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है इसके अंदर कि A 25-year-old woman reports that she often eats large amounts of food. 25-year-old woman है, वो बता रही है कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ in a short period of time and then engages in self-induced vomiting. फिर मैं self-induced vomiting करती हूँ, ठीक है, to avoid weight gain, क्योंकि मेरा weight gain ना हो जाए। She feels out of control during these episodes. ये out of control हो जाती है, angry हो जाती है and often uses laxatives to compensate. और ना ऐसा जब हो जाता है बाद में उसको याद आता है तो वो laxatives का भी यूज़ करती है कि डायरिया और वो सब हो जाए, ठीक है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, रिस्ट्रिक्टिंग टाइप का, बुलिमिया नर्वोसा है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, या फिर यहाँ पे जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या देखने को मिल रहा है आपको, यस बुलिमिया नर्वोसा देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, बुलिमिया नर्वोसा देखने को मिल रहा है। बिंज ईटिंग में पता है क्या होता है, सिर्फ वो खाती, उसको ये पता नहीं होता कि वो मोटी हो रही है। बिंज ईटिंग में सिर्फ ज़्यादा खाना होता है, बट बुलिमिया नर्वोसा में ज़्यादा खा के उसको याद आता है कि मैं मोटी हो जाऊँगी और फिर वो उसको कंट्रोल भी करती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखी जाती है, तो ये दोनों याद रखना। और इसीलिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, बुलिमिया नर्वोसा देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या देखने को जो है वो मिल रहा है कि द पेशेंट्स पैटर्न ऑफ बिंज ईटिंग फॉलोड बाय पर्जिंग बिहेवियर, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग एंड लैक्सेटिव अब्यूज करेंगी, इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बुलिमिया नर्वोसा। अनलाइक एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा इन्वॉल्व्स रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग, ज़्यादा खाएगी, बार बार खाएगी, विच इज़ फॉलोड बाय कंपेंसेटरी एक्शन, और फिर उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करेंगी टू प्रिवेंट वेट गेन, क्योंकि उसको उसका वेट गेन नहीं होने देना है। द फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग बिंज एपिसोड्स इज ऑल्सो अ की सिम्टम्स ऑफ बुलिमिया, ठीक है, क्लियर, ओके। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा आपको पता चला, बुलिमिया भी पता चला और बिंज ईटिंग क्या होता है वो भी पता चला, है ना। चल नेक्स्ट क्या है कि 19-year-old फीमेल विथ एनोरेक्सिया नर्वोसा, और 19 ईयर की फीमेल है, उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया, मतलब वो खाएगी ही नहीं, बराबर, भले वो पतली है उसको लगेगा मुझे और पतला होना है, हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ सिवियर माल न्यूट्रिशन, और उसकी वजह से उसको ना माल न्यूट्रिशन हो गया है, एंड इज़ बीइंग ट्रीटेड फॉर हर लो बॉडी वेट, और उसको ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि उसका लो बॉडी वेट है, जितना होना चाहिए नॉर्मली उतना भी नहीं है, उससे भी कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल स्टेप इन हर मैनेजमेंट, इसमें आप पहला स्टेप क्या लोगे मैनेजमेंट में, इमीडिएट वेट रिस्टोरेशन थ्रू द एंटरल फीडिंग, आप उसको एंटरल IV रूट से, TPN रूट से एंटरल फीडिंग देंगे और आप उसका वेट रिस्टोरेशन करवाएंगे। साइकोथेरेपी टू एड्रेस बॉडी इमेज इश्यू, उसको साइकोथेरेपी करवाएंगे, बहन तो पतली ही है और कितना पतला होगी, मर जाएगी क्या, बराबर। हॉस्पिटलाइजेशन फॉर मेडिकल स्टेबिलाइजेशन, मेडिकेशन फॉर अंडरलाइंग डिप्रेशन, तो इसका क्या करवाएंगे, उसका सिर्फ और सिर्फ आपको हॉस्पिटलाइजेशन करवाना है और मेडिकल स्टेबिलाइजेशन करवाएंगे, ठीक है, यही करवाएंगे।
ओके, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉस्पिटलाइजेशन फॉर मेडिकल स्टेबलाइजेशन करवाएंगे। और फर्स्ट प्रायोरिटी इन ट्रीटिंग एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एड्रेसिंग मेडिकल इंस्टेबिलिटी कोज्ड बाय सीवियर malnutrition। इसको एडमिट कर देंगे हॉस्पिटल में। दिस में इन्वॉल्व हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में एडमिट रहेगी तो उसका वाइटल साइन, करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट हो पाएगा। While psychotherapy and medication such as SSRIs, selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI मतलब कि selective serotonin reuptake inhibitors are important components of treatment। यहाँ पे आपको साइकोथेरापी दे सकते हो और मेडिकेशंस के रूप में आप SSRI दे सकते हो कि जो एज अ यहाँ पे ट्रीटमेंट के रूप में आप यूज़ ले सकते हो। दे आर नॉट द इनिशियल स्टेप, वो पहला स्टेप नहीं है व्हेन द पेशेंट इज़ मेडिकली अनस्टेबल। जब तक पेशेंट मेडिकली अनस्टेबल नहीं होगा तब तक आपको ये सब साइकोथेरापी मेडिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप उसको नॉर्मली पेशेंट के रूप में ट्रीट कीजिए, हो जाता है तो आपको यहाँ तक पहुँचने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम उसको सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन और फॉर मेडिकल स्टेबलाइजेशन ही करवाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ बुलिमिया नर्वोसा। जिस पेशेंट को बुलिमिया नर्वोसा है, मतलब ज़्यादा खाएगा फिर याद आएगा मैंने ज़्यादा खा लिया, वॉमिटिंग करेगा, लैक्सेटिव का यूज़ करेगा, बराबर। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, कौन सी कॉम्प्लिकेशन मेजर देखने को मिलती है? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, डेंटल इरोजन देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, या फिर हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। क्योंकि ये बार बार वॉमिटिंग करता है उसकी वजह से वो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो कहाँ जमा हो गए, वॉमिटिंग के पार्टिकल्स, यस, कहाँ जमा हो गए? डेंटल टीथ के अंदर। और ये डेंटल इरोजन करेगा। क्या करेगा? डेंटल इरोजन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा कि उसमें डेंटल इरोजन देखने को मिलता है। देखो, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ बुलिमिया नर्वोसा इज डेंटल इरोजन कोज्ड बाय सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। क्योंकि वो बार बार सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करती है ना, उसकी वजह से। द स्टमक एसिड्स फ्रॉम वॉमिटिंग कैन डैमेज टूथ इनेमल। और ये क्यों होता है? वॉमिटिंग होगा तो मैंने क्या बोला था, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, जब आपको समझाया कि वॉमिटिंग करने से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। जो HCl वाला फूड है वो कंटेंट बाहर आ जाएगा, मतलब एसिड सारा बाहर आ गया, तो अभी स्टमक में बचा क्या है? एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इसलिए बोलता है। तो जो वॉमिटिंग के साथ स्टमक एसिड आता है वो टूथ इनेमल को डैमेज करता है और उसकी वजह से टूथ डी के दांत उसके गिर जाएंगे, और इसके लिए बोला है कि उसको डेंटल इरोजन होता है। अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बुलिमिया इंक्लूड द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज, कार्डियक आरिथमियाज, बट डेंटल इरोजन इज अ हॉलमार्क फिजिकल फाइंडिंग। ये सब देखने को मिलेगा, बट डेंटल इरोजन इज द हॉलमार्क फिजिकल फाइंडिंग ऑफ द बुलिमिया नर्वोसा। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन। Which of the following psychiatric terms refers to an inability to experience pleasure or interest in activities that were previously enjoyable? ऐसी तो कौन सी साइकेट्रिक टर्म्स है जो आप तब बताओगे कि इनेबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर और इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, जो काम करने में आपको पहले बहुत मज़ा आता था, आपको इंटरेस्ट था, वो करने में अभी आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। प्रीवियसली एंजॉयबल एक्टिविटी अभी वही आपको तकलीफ दे रही है। तो क्या है? एनहेडोनिया है, अगोराफोबिया है, एमनेसिया है कि डिस्फोरिया है। ठीक है, तो अगोराफोबिया तो मतलब क्या होता है? अगोराफोबिया का मतलब क्लोज स्पेस से डर लगना, ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं है। एमनेसिया मतलब भूल जाना, ठीक है, मेमोरी लॉस हो जाना, वैसा भी नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? यस, एनहेडोनिया। क्या है ये? एनहेडोनिया। प्रीवियसली इंटरेस्ट था, एन्जॉयबल था, प्लेजर फील होता था, अभी नहीं है, वो एनहेडोनिया है। याद रखना ये सारी टर्म। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, एनहेडोनिया रेफर्स टू द इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर और इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ दैट वेयर वंस एन्जॉयबल। जो वंस एन्जॉयबल थी अभी जो है उसके लिए जो है नहीं आ रहा है। इट इज़ हॉलमार्क सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, और ये एक सिम्टम्स है डिप्रेशन का, एंड इज़ ऑफन सीन इन द मूड डिसऑर्डर। ये मूड डिसऑर्डर में भी देखने को मिलता है। जैसे कि डिप्रेशन वाले पेशेंट में और क्या देखने को मिलता है, जैसे कि उसको लगता है हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। मुझे कोई मदद नहीं करेगा, मुझे किसी से भी अब आस नहीं है और मेरी अब कोई कीमत नहीं है, ये भी उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे भी सिम्टम्स है डिप्रेशंस के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ फीलिंग एक्सेसिवली हैप्पी और यूफोरिक। ऐसी तो कौन सी टर्म्स है जो ये बताती है कि कोई पेशेंट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है? यूफोरिक वही है
बहुत खुश होना मतलब यूफोरिक, विच में बी इनअप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन, बराबर। और इनअप्रोप्रिएट है, सिचुएशंस के भी इनअप्रोप्रिएट है वो, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे होने की ज़रूरत नहीं थी खुश, पर हो गया तो क्या है, बहुत ज़्यादा खुश होना, बराबर। यहाँ पे ये आंसर दिया हुआ है हैप्पी और यूफोरिक। यूफोरिक इज द आंसर, यूफोरिया बोलते हैं बहुत ज़्यादा, एक्सेसिवली हैप्पी, इट मीन्स यूफोरिया। तो क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, ठीक है। तो मेनिया तो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स होते हैं, मूवमेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, सिर्फ खुश नहीं होता है उसमें, तो मूवमेंट्स भी ज़्यादा करता है। अभी यहाँ खड़ा था, अभी वहाँ खड़ा होगा, खुदम खुदी वाली सिचुएशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन ए करेक्ट है, यूफोरिया। यूफोरिया रेफर्स टू एन एक्सएग्रीगेटेड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और इंटेंस एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटमेंट या फिर हैप्पीनेस, बहुत खुश हो जाना, ऑफन इन एन इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट, नहीं होने वाली सिचुएशन है फिर भी खुश हो जाएगा। इट इज़ टिपिकली सीन इन मैनिक एपिसोड्स associated with bipolar disorder, although it can also occur in the other conditions. Okay. फिर a patient is unstable to recall information about events prior to the traumatic incident. आगे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, ट्रॉमेटिक या कोई एक्सीडेंट हुआ कि जिसकी वजह से वो आगे की सारी चीज़ें भूल गया है, उसने क्या किया वो सब भूल गया है। तो व्हाट इज़ दिस कंडीशन कोल्ड, इसको क्या बोलेंगे, एमनेसिया, डिसोशिएशन, हेल्यूसिनेशन या कन्फाबुलेशन। कन्फाबुलेशन तो क्या होता है कि फिल इन दी गैप है ना, गैप को फिलिंग करना किसी भी चीज़ों से, वो फॉल्स भी हो या सही भी हो, तो वो तो कन्फाबुलेशन है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया। हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है फिर भी हमको लगेगा कि कोई हमको बुला रहा है, किसी की आवाज़ आ रही है, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, बराबर। कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं है फिर भी दिख रहा है, भूत आ रहा है भूत, तो वो भी क्या है, बराबर, विजुअल हेल्यूसिनेशन, कुछ नहीं है फिर भी देखना। और इल्यूजन क्या होता है कि सामने ना वो बहुत बड़ा एक रस्सा खड़ा था, रस्सा डाला हुआ है और हमको लग रहा है कि सांप आया है, बराबर, मतलब कुछ है और हमको कुछ और लग रहा है। रियल जो है उससे हमको कुछ फॉल्स फीलिंग आ रही है कि नहीं वो रस्सा है पर हमको तो सांप लग रहा है, तो वो क्या है, इल्यूजन है। मतलब चीज़ है और हमको वो कुछ और लग रहा है, हम नहीं मान रहे, तो वो इल्यूजन है। बट कुछ भी नहीं होना फिर भी हमको लग रहा है कि नहीं मुझे कोई बुला रहा है ऐसा लग रहा है, तो वो हेल्यूसिनेशन है, ठीक है। ये हेल्यूसिनेशन एंड इल्यूजन दोनों परसेप्शन के रिलेटेड डिसऑर्डर है, जबकि डेल्यूजन जो है वो फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ होती है, थिंकिंग होती है, एक आइडिया फिक्स्ड कर लेना, यही है यही है यही होगा, वो थॉट के रिलेटेड डिसऑर्डर है डेल्यूजन, जबकि इल्यूजन एंड हेल्यूजन परसेप्शन के रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो अब आप इसको फिर से समझिए कि भूल गया, बराबर, डिसोशिएशन इसमें नहीं होता है, और अमनेसिया भूल गया, ये कभी कभी ऐसा होता है। एंटेरोग्रेड और दूसरा आता है, बराबर, रेट्रोग्रेड, ये दो प्रकार के एमनेशिया देखने को मिलते हैं। एंटेरोग्रेड हम बोल सकते हैं कि जो था, बराबर, आमिर खान का जो मूवी था ना, कि जिसके अंदर वो क्या हो जाता था, वो सब कुछ भूल जाता था, है ना, वो लिख के रखता था कि मैंने क्या किया, ये किसका नंबर है, मुझे आज क्या करना है। वो एंटेरोग्रेड एमनेसिया है कि अभी जो है वो आगे का कुछ याद नहीं है उसको, ठीक है, अभी क्या कर रहा है वो रिकरेंट में जो उसको वो कर रहा है वो भी उसको याद नहीं रहता है, तो वो एंटेरोग्रेड है। ए फॉर द एंटेरोग्रेड, ए फॉर द आमिर खान। और रिट्रोग्रेड एमनेशिया में ऋषि कपूर वाली मूवी थी, आपने देखी हो शायद, बहुत ही पुरानी, तो आर फॉर द रिट्रोग्रेड और आर फॉर द ऋषि कपूर। उसको क्या होता है कि सिर में चोट लगती है तो वो उसने फॉर्मली क्या किया ना वो सब भूल जाता है, उसको अभी का प्रेजेंट का याद रहता है, बराबर, पर अब पहले क्या हुआ था ना वो सब वो भूल जाता है, तो वो रिट्रोग्रेड है। यहाँ पे भी नॉर्मली सिचुएशन तो आपको वही दिखाई है ना कि भूल जाने वाला, तो यहाँ पे भी एमनेसिया ही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। देखो क्वेश्चन बहुत छोटा था पर मैंने उसके पेरिफेरल सराउंडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी ताकि क्वेश्चन कोई भी आए आपको आएगा, ठीक है। तो एमनेसिया रेफर्स टू द इनएबिलिटी टू रिकॉल पास्ट इन्फॉर्मेशन, वो कुछ भी बीती हुई चीज़ों, बीती हुई यादों को याद नहीं कर पाएगा, ऑफन ड्यू टू अ ट्रॉमेटिक इवेंट और इंजरी, क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। इट कैन इन्वॉल्व आइदर पार्शियल और कम्प्लीटली लॉस ऑफ मेमोरी, या तो सब कुछ भूल गया है या तो कुछ कुछ यादें कि जो उसको तकलीफ देती थी वही सिर्फ भूला है, एंड इज कॉमनली सीन इन केसेस ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। What terms is used to describe the exaggerated or irrational fear of social situations and being judged by other? ऐसी कौन सी टर्म्स है कि जो ऐसे यूज़ होगी कि इरेशनल फियर होगा, एक्सएग्रीगेटेड होगा सोशल सिचुएशन से, मैं किसी के मैरिज में नहीं जाऊंगी, मैं किसी की बर्थडे में नहीं जाऊंगी, क्यों,
क्योंकि वहाँ पे ना मुझे किसी के द्वारा जज किया जाएंगे कि मैं कैसी हूँ, कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा, कोई मुझे बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, मुझे नहीं पसंद है। ये लाइक अ इंट्रोवर्ट जो पर्सन होता है ना, उसके अंदर देखने को मिलता है कि जिनको किसी के साथ बोलना ये सब पसंद नहीं होता है, बराबर, उनको खुद का ही पसंद होता है। एक्सट्रोवर्ट मतलब सबके साथ वो घुल मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो कैसी है, स्पेसिफिक फोबिया है, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो रहा है उसको, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या पैनिक डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे उसको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है कि मैं अगर कोई सोशल फंक्शन में गई तभी उसको इरेशनल फियर होगा सोशल सिचुएशन से, तो ये सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। Social anxiety disorder involves an exaggerated fear of social situation and the potential for embarrassment or being judged negatively by others. वो ऐसा सोचेगा कि मुझे किसी और के द्वारा नेगेटिवली जज किया जाएगा। दिस फियर कैन लीड टू अवॉइडेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। इसी फियर की वजह से वो कोई भी सोशल पार्टीज में या गैदरिंग्स में नहीं जाएगा एंड कैन इम्पेयर डेली फंक्शनिंग, और इसकी वजह से उसका डेली फंक्शनिंग भी बिगड़ेगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। A nurse notes that a patient seems to be having difficulty expressing words. नर्स देख रही है पेशेंट को कि जो अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, डिफिकल्टी हो रही है, एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, या फिर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको वो भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहना चाहता है। दिस कंडीशन इज रेफर्ड टू एज, तो इसको ये क्या हो गया है, डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया, अफेसिया या अप्रैक्सिया। ठीक है, तो डिसलेक्सिया तो एक रीडिंग का प्रॉब्लम है सिर्फ, जो तारे जमीन वाले दरसील को था, है ना, कि सारी चीज़ें उसको ऐसी लगती थी मेरे ऊपर ही आ रही है, उसको कुछ पता नहीं चलता था। रीडिंग और लर्निंग डिसेबिलिटी उसको जो थी वो डिसलेक्सिया उसमें था, यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाया। अफेसिया भी नहीं है, अप्रैक्सिया, तो डिस्पेजिया है ये, अफेसिया है। कौन सी सिचुएशन है अफेसिया, कि कोई क्या कह रहा है वो नहीं समझ पाएगा और खुद क्या बोलना चाह रहा है वो किसी को समझा नहीं पाएगा। A nurse notes that a patient seems to be having difficulty expressing words, खुद उसको एक्सप्रेसिंग नहीं कर पाएगा, एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, और लैंग्वेज को समझ नहीं पाएगा। इसको बोलते हैं अफेसिया। क्या हो गया इसको, अफेसिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है अफेसिया वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, देखो क्या बोला है कि अफेसिया रेफर्स टू द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड लैंग्वेज। उसकी एबिलिटी नहीं रहती है, वो ना बोल पाता है ना समझ पाता है कि वो क्या कहना चाहता है। ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्ट्रोक और न्यूरोलॉजिकल डैमेज, और ये कब देखने को मिलता है, जब पेशेंट को कोई शॉक हुआ हो या न्यूरोलॉजिकल कोई डैमेज हुआ हो टू द एरियाज ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीच, और वैसे एरिया पे, ब्रेन के वैसे एरिया पे जो स्पीच को कंट्रोल करने के लिए जवाबदार था, रिस्पॉन्सिबल था। डिस्पेजिया इज अ लेस सीवियर फॉर्म ऑफ अफेजिया। डिस्पेजिया है जो है वो लेस सीवियर फॉर्म है अफेजिया का, इन इंडिकेटिंग पार्शियल लॉस ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी, जिसमें लैंग्वेज एबिलिटी तो जो है जाती है वो पार्शियली जाती है, कंप्लीटली जाती नहीं है। ठीक है, तो डिस्पेजिया भी अफेजिया का एक पार्ट है, पर वो इतना सीवियर नहीं है जितना अफेजिया है। ओके, क्लियर। और स्पीक और लैंग्वेज के रिलेटेड ही ये प्रॉब्लम्स है। Which of the following describes the condition where a person experiences the sensation of hearing voices or seeing things that are not actually present? अभी वही क्वेश्चन आया जो मैंने आपको समझाया था कि कुछ है नहीं प्रेजेंट एक्चुअली, पर फिर भी उसको लग रहा है कि कुछ है, कोई मुझे बुला रहा है, कोई उसको नहीं बुला रहा है, फिर भी उसको लग रहा है कोई बुला रहा है। मेरी फ़ोन की रिंग बज रही है, अब भी मेरे सामने भूत आके खड़ा हो गया जो किसी को नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, जो है नहीं फिर भी उसको लगता है, एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसको लगेगा वो हेल्यूजिनेशन हो रहा है। उसको क्या हो रहा है, हेल्यूजिनेशन हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे, बराबर। हेल्यूजिनेशन इन्वॉल्व परसीविंग थिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, कुछ भी एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसको लग रहा है, सच एज हियरिंग वॉइसेस और सीइंग थिंग्स। These are typically a feature of psychotic disorder like schizophrenia. Delusions, on the other hand, are false beliefs that the person holds despite evidence of to the contrary. ठीक है, और डेल्यूजन में तो वो थॉट के रिलेटेड डिसऑर्डर है, वो फिक्स्ड करके ही रखता है, फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ, फिक्स्ड फॉल्स थिंकिंग, गलत मान्यता अपने माइंड में ही भरा के ही रखता है, वो उसका गलत विचार है। जबकि हेल्यूसिनेशन एंड इल्यूजन वो परसेप्शन के रिलेटेड गलत चीज़ें हैं। डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल एज टीचर इज टू, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर होता है, वैसे टीचर जो है वो क्या होगी, टीचर कहाँ होगी, क्लासरूम में होगी, स्कूल में होगी, स्टूडेंट आएगा
या एजुकेशन आएगा? क्या आएगा? डॉक्टर कहाँ पे है? उसके ऑक्यूपेशन पे है ना, हॉस्पिटल पे है ना। जैसे टीचर को काम करने कहाँ जाना पड़ेगा? स्कूल में। तो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, चलो इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रैशनल फैशनल बता दिया है, ये रिलेशनशिप ऑक्यूपेशन के रिलेटेड है बस। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज ऑफ 2, 5, 10, 17। आगे क्या आएगा? 2 के बाद 5 है, मतलब कितने बड़े? 3, 4 एंड 5, 3 बड़े। फिर 5 के बाद 10 है, तो कितने बड़े? 6, 7, 8, 9, 10, 5 बड़े। पहले 3 बड़े, फिर 5 बड़े, बराबर। फिर 10 के बाद 7, 17, तो कितने बड़े? 7 बड़े। 3, 5, 7, तो अभी कितने बढ़ेंगे 7 के अंदर? यस, कितने बढ़ेंगे? 9 बढ़ेंगे। ठीक है, 3, 5, 7, 9, ये एक सीरीज ही है। तो क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? बढ़ाओ, 17 के अंदर 9 को ऐड करो, कितना आएगा? कितना आएगा? 26। कितना आएगा? 26। तो इसके लिए हमारा जो आंसर है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? देखो, ये आपका क्वेश्चन था कि 2, 5, 10 एंड 17, तो आंसर कैसे 26 आया? ऑप्शन नंबर बी, वो मैंने समझाया कि 2 को 5 में लाने के लिए आपने 3 ऐड किया, 5 से 10 जाने के लिए आपने 5 ऐड किया, ठीक है, और 10 से 17 तक जाने के लिए आपने 7 ऐड किया। तो आगे कितना ऐड करोगे? 9 को ऐड करोगे, और इसके लिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26। ना पता चले तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन रखा हुआ है, ये देख लेना। चलो नेक्स्ट क्या है आपके लिए? देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो इस ग्रुप में से बिलोंग नहीं करता? एप्पल, बनाना, कैरेट या मैंगो? क्या आएगा? क्या आएगा? एप्पल आएगा, कैरेट आएगा, बनाना या मैंगो? तो देखो, एप्पल भी फ्रूट है, बनाना भी है एंड मैंगो भी है, बराबर। पर कैरेट इज़ अ वेजिटेबल। कैरेट क्या है? इज़ लाइक अ वेजिटेबल। तो कैरेट आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ऑड है वो, इवन नहीं है, बराबर। एप्पल, बनाना एंड मैंगो आर फ्रूट्स वाइल कैरेट इज अ वेजिटेबल। द ऑड वन इज आउट, कैरेट। अभी क्या देखा बोला है? देखो, ऑल डॉक्टर्स आर हेल्थ प्रोफेशनल। सारे के सारे डॉक्टर्स हेल्थ प्रोफेशनल में आते हैं। सम हेल्थ प्रोफेशंस आर नर्सेज। सम हेल्थ प्रोफेशंस नर्सेज भी है। देयरफॉर सम डॉक्टर्स आर नर्सेज। उसका मतलब क्या ये है कि सम डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर नर्स होते हैं? नो, बराबर, वो नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन। इसमें क्या करेक्ट कंक्लूजन? ट्रू दिया हुआ है, फॉल्स दिया हुआ है, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड है? क्या है? तो ये कैसा है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, क्योंकि उसने पहले तो क्या बताया कि ऑल डॉक्टर्स आर हेल्थ प्रोफेशनल। सारे डॉक्टर्स हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। उसमें वो क्या काम करें वो नहीं दिखा है, क्योंकि प्राइवेट में जो डॉक्टर होते हैं ना, वो सारा काम कर देते हैं, सिर्फ नर्स का ही नहीं, सबका, बराबर, क्योंकि उसको पैसे बचाने हैं, इसके लिए। सम हेल्थ प्रोफेशनल है नर्सेज, सम हेल्थ प्रोफेशनल नर्सेज भी है। ऑल डॉक्टर्स हेल्थ प्रोफेशनल है, सारे डॉक्टर हेल्थ प्रोफेशनल है, कुछ हेल्थ प्रोफेशनल नर्सेज हैं, ठीक है। सारे डॉक्टर हेल्थ प्रोफेशनल और कुछ हेल्थ प्रोफेशनल नर्सेज भी है। देयरफॉर सम डॉक्टर्स आर नर्सेज। तो क्या कुछ डॉक्टर्स नर्सेज हो सकते हैं? तो क्या करेक्ट है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डिटरमाइंड नहीं कर पाया, ऐसा सेंटेंस है। फर्स्ट प्रीमाइज जो है इसके अंदर देखो, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। द फर्स्ट प्रीमाइज स्टेट्स दैट ऑल डॉक्टर्स आर हेल्थ प्रोफेशनल्स। सेकेंड प्रीमाइज बोला है कि स्टेट्स दैट सम हेल्थ प्रोफेशनल्स आर नर्सेज। However, there is no direct relationship between doctors and nurses established by these premises. Therefore, the conclusion cannot be determined. नेक्स्ट है, मैन इज लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ समवन। एक मैन है और वो किसी की फोटो के ऊपर देख के बोल रहा है। हिज फ्रेंड आस्क, हु इज इट दैट यू आर लुकिंग एट। ये जो तू देख रहा है ना, वो कौन है? ऐसा उसका फ्रेंड पूछ रहा है। द मैन रिप्लाइज, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन। मेरे पास कोई मेरे भाई बहन है नहीं। मतलब कि ये फ़ोटो में ये जो आपको दिख रहा है ना, वो कोई मेरा भाई नहीं है, ना कोई मेरी बहन है। बट द फादर ऑफ द पर्सन इन द पिक्चर इज़ माई फादर्स सन। बट इसमें जो आपको दिख रहा है ना, फादर ऑफ अ पर्सन इन द पिक्चर इज़ माई फादर्स सन, वो मेरे पिता का बेटा है, ठीक है। ऐसे वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। बट यहाँ पे जो फादर है वो मेरे फादर्स का सन है, मतलब मेरे पिता का बेटा है। हु इज़ द पर्सन इन द पिक्चर। तो इसमें जो है वो क्या आएगा आंसर? तो क्या आएगा? उसका कोई भाई बहन तो है नहीं, और वो बोल रहा है कि ये जो आपको फादर लग रहा है वो मेरे फादर का बेटा है। मतलब वो खुद के बारे में बोल रहा है, पर कैसे बोल रहा है? कुछ अलग तरीके से बोल रहा है। इसमें क्या आएगा? सन आएगा, डॉटर, नेफ्यू, हिमसेल्फ खुद के बारे में बता रहा है। वो मैं हूँ, मेरे पिता का बेटा है, और मेरा ना भाई है ना बहन है, तो वो कौन हूँ? मैं हूँ, हिमसेल्फ हूँ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट
आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी समझने पड़ेंगे क्योंकि बहुत आते हैं ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इसमें ग्रुप में क्या नहीं है? ट्यूलिप, रोज, जैस्मिन एंड सनफ्लावर। तो क्या नहीं होता है? यस, क्या नहीं होता है कि सनफ्लावर जो है वो नहीं होते हैं, क्योंकि ट्यूलिप जो है, रोज़ है, जैस्मिन है, वो ब्लूम ऑन बुशीज होता है और स्मॉल प्लांट्स, पर सनफ्लावर ग्रो ऑन अ लार्जर प्लांट एंड इज कैटेगराइज डिफरेंटली। ओके, वो सब छोटे छोटे होते हैं, ट्यूलिप का, रोज़ का, जैस्मिन का छोटे छोटे प्लांट होते हैं, जबकि सनफ्लावर का उससे थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए उससे अलग है सनफ्लावर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। फिर है ना, बोला है ना कि ट्यूलिप, रोज एंड जैस्मिन आर फ्लावर्स दैट ब्लूम ऑन अ बुशीज और अ स्मॉल प्लांट्स, वाइल सनफ्लावर जो है वो ग्रोज ऑन अ लार्ज प्लांट, इज कैटेगराइज डिफरेंटली। नेक्स्ट जो है वो क्या बोला है कि इफ इन अ सर्टेन कोड टेबल इज रिटन एज UBSDI, आपने कोड लैंग्वेज आती है ना, उसमें आपने टेबल को लिखने के लिए यू लिखा, T फॉर द U, A फॉर द B फॉर द S, L फॉर द D एंड E फॉर द I। हाउ इज चेयर रिटन इन द कोड? अगर आपको चेयर को लिखना है कोड में तो कैसे लिखोगे? तो चलो, यहाँ पे आपके पास C है, H है, नहीं है, A और I हाँ है, तो A के लिए क्या यूज़ किया था? B, और चेयर में देखो A कौन से नंबर पे? थर्ड, तो थर्ड नंबर में तो सब में B ही है, ऐसे आप सेट कर सकते हो। और I है यहाँ पे, हाँ, तो I को किसकी जगह यूज़ किया था? E की जगह पर, यहाँ पे तो E है ही नहीं, बराबर। तो हम कैसे सेट करेंगे इसको? देखो कि हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं। T की जगह पे U यूज़ किया, मतलब कि T के बाद में U आता है, तो C के बाद में क्या आएगा? D, तो C के बाद में D आना चाहिए। फिर A, टेबल की बात हो रही है, A के बाद में क्या था? B, तो यहाँ पे H के बाद में क्या आना चाहिए? J आना चाहिए, बराबर। H के बाद में I आना चाहिए, HIJ, तो H के बाद में I आना चाहिए, तो DI ऐसा होना चाहिए। फिर B के बाद में जो है क्या है था? B के बाद में क्या था? S हुआ, मतलब कि B के बाद में जो S है, तो B में से -1 किया तो वो है, तो कैसा होगा कि A के बाद में क्या आएगा? B आएगा, वो तो क्लियर ही है यहाँ पे B का, बराबर। फिर दूसरा क्या था कि L के बाद में आया D, मतलब L में से कितने माइनस किए यहाँ पे? 2, है ना, किया ना, L में से 2 माइनस किया ना, तो आया क्या उसका, बराबर। तो I में से J क्या हो जाएगा? J, ठीक है, ऐसे बनेगा ये पूरा DIBJS, उसका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। देखो कैसा आया, ये एक बार देख लेना, आपको पता चलेगा कि कैसे आया, बराबर। कोडिंग डिकोडिंग लैंग्वेज है ये। फिर इन अ क्लास 30 स्टूडेंट्स, एक क्लास है 30 स्टूडेंट्स का, 18 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, उसमें से 18 स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे हैं, 12 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 12 स्टूडेंट क्रिकेट खेल रहे हैं, 5 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 5 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, और 5 ऐसे हैं कि जो दोनों खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। 30 स्टूडेंट टोटल है, उसमें से 18 फुटबॉल ही खेलते हैं, 12 क्रिकेट ही खेलते हैं, पर 5 ऐसे हैं कि जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ओनली फुटबॉल? तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल ही खेलते होंगे? तो यहाँ पे क्या होगा पता है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल, कितने टोटल हैं फुटबॉल खेलते हैं? वो 18, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों खेलते हैं, वो कितने हैं? 5, बराबर। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली फुटबॉल इज दी, ओनली फुटबॉल ही खेल रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? 18 में से 5 को निकाल दो, 13, बराबर। 18 में से 5 को निकाल दो तो क्या आएगा? 13। आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। देख लो यहाँ पे भी मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ कितने हैं फुटबॉल खेलने वाले? 18, जो दोनों खेल रहे थे, फुटबॉल भी खेलते क्रिकेट भी, वो 5 थे। तो हमको क्या पूछा था? ओनली फुटबॉल ही खेलते हो, वो कितने? 18 में से 5 को निकाल दो, 13 ही ऐसे है, बराबर, क्योंकि यहाँ पे टोटल दिए थे, टोटल में तो वो दोनों आ जाएंगे, जो फुटबॉल भी खेलते हैं और साथ में क्या, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हो, वो मिला के 18 थे, और इसीलिए हमने 18 में से 5 को माइनस किया और कितना आ गया? 13, ठीक है। चलो, इफ़ 5 मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज, 5 लोग मिलके एक टास्क को 12 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 3 मैन टू कंप्लीट द सेम टास्क? अगर 3 मैन हो गए, 3 ही लोग हो गए, तो यही काम करने में कितना देर लेंगे? वो कितना दिन तक ये काम करेंगे? तो कैसे होगा? द वर्क डन इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैन। इफ़ 5 मैन कैन कंप्लीट द टास्क इन 12 डेज, अगर 5 लोगों ने ये काम 12 दिनों में कंप्लीट किया, तो टोटल वर्क कितना रहा उनका? 5 × 12, 605
बाई टाइम्स करो 12 से, तो 605 मल्टीप्लाई ऑफ 12 मतलब कि 60 मैन डेज उनको लगा टाइम। बट नाउ इफ़ 3 मैन जो ये काम कर रहे हैं तो कितना टाइम उनको लगेगा, तो 603 जो निकालना है, कैसे निकलेगा वो, 5 लोगों को ये काम करने में 12 लगा, तो इसको कितना लगेगा वो करके 603 उन्होंने निकाला, बाय इज इक्वल टू 20 हो गया। और जो है कैसे करेंगे, फ्रैक्शन निकलेगा 60 डिवाइड ऑफ 3, इसके लिए 2360 मतलब कि उनको 20 डेज़ का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये आपको यहाँ पे बताया हुआ है, पूरा देख लीजिएगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया सेम एज इट इज़ है, ठीक है। चलो फिर द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 48 ईयर। ए और बी की एज दी है और कितनी है वो 48 ईयर्स है, बराबर। इफ़ ए इज़ 4 ईयर्स ओल्डर दैन बी, अगर ए बी से 4 साल जो है वो ओल्ड है, बूढ़ा है, व्हाट आर देयर एजेस, तो उसकी एजेस क्या होगी, बराबर। दोनों की आपको दी है 48। फिर आपको पता है कि इफ़ ए इज़ 4 ईयर्स ओल्डर दैन बी, और ए वाला 4 साल बड़ा है बी से, तो उसकी एज कितनी होगी, तो क्या करोगे, लेट बीज एज बी एक्स, उसमें से किसी की भी एज आपको एक्स लेनी है। देन ए एज इज एक्स प्लस 4, तो ए की कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 4, क्योंकि बी की एक्स है तो ए उससे 4 साल बड़ा है, बराबर। द एक्स प्लस 4, द सम ऑफ देयर एजेस इज 48, दोनों की एज 48 है, तो क्या होगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 48, बराबर, और 2x प्लस 4 ऐसा होगा। तो क्या हो जाएगा 482x इज इक्वल टू 40x इज इक्वल टू 22x प्लस 4, ठीक है। तो ऐसे करके उनका आंसर आएगा 26 और 22, ठीक है। तो क्या आएगा कि A 26 और B 22 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज January 1st 2023, कैलेंडर क्वेश्चन है। January 1st 2023 उसमें वीक का पहला दिन कौन सा होगा, मंडे, ट्यूसडे, संडे कि वेडनेसडे, कौन सा होगा, तो क्या आएगा, देखो संडे आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कैसे आया वो देखो, टू डिटरमाइन द डे ऑफ द वीक वी कैन यूज़ अ कैलेंडर कैलकुलेशन और रेफरेंस अ डेट माइनस कैलकुलेटिंग टूल। January 1st 2023 वॉज अ संडे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन क्या है कि अ कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 100 किलोमीटर 2 आवर्स के अंदर वो काटती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 250 किलोमीटर, तो अगर इसको 250 किलोमीटर ट्रैवल करना है इट्स सेम स्पीड से, कंटिन्यूसली स्पीड, तो कितना टाइम लेगी, बराबर। तो यहाँ पे देखो कैसे होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना था उसका 100 किलोमीटर, उसने कितने में काटा 2 आवर्स में, तो क्या आ गया 100 का डिवाइड 2 से, तो 50 किलोमीटर पर आवर। अभी सेम स्पीड से चल रही है, 250 किलोमीटर काटता है, सेम डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या आएगा 250 अपॉन 50, क्योंकि 102 को तो 50 में काट लिया, तो 250 अपॉन 50, तो क्या आ जाएगा आंसर 5 आवर, क्या आ जाएगा आंसर 5 आवर आ जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा हमारा करेक्ट ऑफ 5 आवर, ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन बी में है 5 आवर, हाँ बराबर है, तो ऐसे निकलेगा आंसर। पहले का काटने का कि 100 किलोमीटर को 2 में काटा तो 50 लगा, 250 को काटेगा तो 250 अपॉन 50 मतलब 5 आवर उसको लगेगा। फिर ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, सारे गुलाब फूल है। सम फ्लावर्स आर रेड, उसमें से कुछ फ्लावर्स लाल है। देयरफॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसके लिए क्या करेक्ट है, ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर रेड। तो ऑप्शन ए ऑल रेड फ्लावर्स आर रोजेज, आप बोल सकते हो कि सारे के सारे रेड फ्लावर्स रोजेज हैं। सम रोजेज आर रेड, सम रोजेज ही रेड हैं। फिर सम रोजेज आर नॉट रेड, सम रोजेज नॉट रेड। ऑल फ्लावर्स आर रेड, के सारे फूल लाल हैं। तो क्या देखो क्या बोला है कि सारे के सारे फूल फ्लावर जो है वो सारे रोजेस के हैं, पर क्या बोला है सम फ्लावर्स आर रेड, पर उसमें से कुछ ही फ्लावर रेड है, मतलब कुछ वाइट भी हो सकते हैं, क्योंकि रोज़ तो सारे आते हैं ना, पिंक रोज़, वाइट रोज़, येलो रोज़, ब्लैक रोज़, तो उसमें से सम फ्लावर्स ही रेड है, तो क्या आएगा सम रोजेज आर रेड, क्या करेक्ट रहेगा सम रोजेज आर रेड, ठीक है, कि उसमें से कुछ ही रोजेज रेड है, बराबर। तो क्या आएगा ऑप्शन बी करेक्ट है इसके लिए, बराबर। क्योंकि देखो क्या बोला है, वी आर टोल्ड दैट ऑल रोजेज आर फ्लावर्स एंड सम फ्लावर्स आर रेड, बट दिस डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट ऑल रोजेज आर रेड। सम रोजेज कुड बी वाइट, येलो और अदर कलर्स। द करेक्ट कंक्लूजन इज सम रोजेज आर रेड, ठीक है। और इसी के साथ आपका मॉडल क्वेश्चन नंबर पेपर 2 कंप्लीट होता है।
हम जब नेक्स्ट मिलेंगे तो वी जस्ट स्टार्ट फॉर द मॉडल क्वेश्चन नंबर पेपर 3। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप और स्पीड से देखिए, पर रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऑब्वियसली वी पुट दी मॉडल क्वेश्चन नंबर 5 फॉर दी गुजराती। ओके, सो वी रेडी फॉर दैट। ओके, ब्राह्मी स्टेशन भी देखना है, बहुत कुछ है आपके पास, सिर्फ आपको टाइम दे के रिवाइज करना है, सुनना है, पढ़ना है। ओके, तो स्टे कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू सो मच।